गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन इन लॉकडाउन। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महामारी जो चल रहा है इसमें कहीं भी और किसी जगह का इंडिया और इंडिया के बाहर भी स्कूलें बंद है और कहीं भी स्टडी नहीं हो रही है। तो सभी लोग का एक जो अपना पढ़ने का एक जो प्लेटफॉर्म है ज़्यादातर यूट्यूब लोग यूज करते हैं। तो हम लोग भी एक क्या है यूट्यूब पर जो एक प्लेटफॉर्म है अपना नया जो भी चैप्टर है, नए सब्जेक्ट हैं या जो भी और चीज़ें हैं उस पर हम लोग डेली अपडेट करते रहते हैं और आप जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो देखते रहते हैं और लाइक भी करते हैं। तो उसी सिलसिले में आज हम क्लास 11 की अकाउंटेंसी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज पहला वीडियो है जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है चैप्टर 6 अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि सर फर्स्ट चैप्टर सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ नहीं पढ़ा है, डायरेक्ट 6 पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग से हम 1 to 5 जो चैप्टर है उसके बारे में डिस्कशन कर दे रहे हैं अभी कि फ्रेंड जो क्लास 11 की अकाउंटेंसी है 1 to 5 चैप्टर उसमें केवल थियरी है, A to Z पूरी की पूरी थियरी है। अगर आप लोग कोशिश करते हैं उसको पढ़ने की तो ऐसा कोई भी उसमें मतलब कि प्रॉब्लम नहीं आएगी जो चीज़ें ना समझ में आए। तो आप लोग के लिए वो 1 to 5 चैप्टर जो है हम लेफ्ट करते हैं, छोड़ते हैं, आप लोग उसको पढ़िए। बाकी उसमें जो भी टॉपिक हो अगर वो नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आप जो हम ये वीडियो बना रहे हैं इसके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे और अपलोड कर देंगे, आप लोग भी उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। तो हम चैप्टर 6 स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं कि फ्रेंड्स जो क्लास 11 की अकाउंटेंसी है यहीं से मेन चैप्टर आपका स्टार्ट होता है और जो यहाँ से चैप्टर है वो न्यूमेरिकल बेस्ड है, मतलब कि थियरी के साथ साथ न्यूमेरिकल के भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो आइए हम लोग चैप्टर 6 अकाउंटिंग इक्वेशन जो है मेरा चैप्टर उसको हम लोग आज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर 6 में जो अकाउंटिंग इक्वेशन है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हमको समझनी है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो फ्रेंड्स आप लोग बिल्कुल एकदम नहीं घबराइएगा, बहुत सारे ऐसे टर्म मिलेंगे जो आप लोग को एकदम कभी सुने ही हुए नहीं होंगे, नहीं कहीं मतलब ऐसा लिखा देखे होंगे। तो हम उसको जैसे जैसे वो टर्म मिलेंगे वैसे वैसे हम जो वीडियो बनाएंगे, जो चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें हम उसके बारे में डिस्कशन करते रहेंगे। आप लोग एकदम फ्री होकर वीडियो पर बने रहिए, पूरी की पूरी वीडियो देखिए। जो चीज़ें नहीं समझ में आती है उस पर आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर नहीं बताएंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि नहीं आप लोग जो वीडियो देखें आप 100% इससे सेटिस्फाइड हैं। अगर सेटिस्फाइड हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। तो लिखा हुआ है कि आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, मतलब कि ये जो चैप्टर 6 है अकाउंटिंग इक्वेशन, अगर ये चैप्टर आप पढ़ लेंगे तो आप इस चैप्टर से क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या चीज़ें अंडरस्टैंड होंगी। यहाँ पर हम 4 पॉइंट लिखे हैं। पहला, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है, पहला चीज़ ये सीखेंगे। सेकेंड थिंग है कि इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस में उसके इफेक्ट क्या होंगे, ये चीज़ सीखेंगे। दूसरी पॉइंट। थर्ड पॉइंट है मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, एक नया टर्म अभी मिला डेबिट एंड क्रेडिट, ट्रांजेक्शन्स, अकाउंटिंग इक्वेशंस, ये सब सारे नए वर्ड हैं, क्योंकि 10th में अगर आप पढ़ कर आए होंगे 10th के बाद 11th तो 11th में ये सब सारे नए टर्म हैं। तो आप लोग इसके लिए एकदम बेफिक्र रहें, हम जितने भी टर्म्स नए मिलेंगे आप लोग को उसको एक्सप्लेन करते रहेंगे। अब यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट की मीनिंग भी समझेंगे, तो वहाँ पर हम बता देंगे कि व्हाट इज़ डेबिट, व्हाट इज़ क्रेडिट। नेक्स्ट टॉपिक है कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो जानते हैं कि जैसे कि कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे बिजनेस होते हैं जो स्टार्ट करते हैं तो उसमें उसकी पूरी की पूरी हम लोग क्या करते हैं, एक लिखित अकाउंटिंग बनाते हैं जिसको कि हम ये शो कर सकें कि आने वाले 25 साल बाद अगर हमारी जो भी ट्रेड है, ऑर्गेनाइजेशंस है, उसकी कुछ भी स्थिति अगर उसको जाननी है तो उसको हम आसानी से बता सकते हैं कि इस वर्ष में क्या क्या चीज़ें हमारे पास स्टॉक थी, क्या क्या चीज़ें मैंने सेल की, क्या क्या चीज़ें मैंने परचेज की, कौन सी एम्प्लॉय को कितनी सैलरी दी, क्या किससे लिया, किसने किसको कितना लोन दिया, ये सब सारे चीज़ें उसमें क्या करते हैं हम रिकॉर्ड करते हैं थ्रू ए डेबिट एंड क्रेडिट।
तो जो डेबिट और क्रेडिट है इसका रूल्स भी क्या है कि क्या चीज़ें डेबिट होगी और क्या चीज़ें क्रेडिट होगी, तो इसको भी हम बताएंगे। तो फ्रेंड्स जो अकाउंटिंग इक्वेशन है इस चैप्टर को जानने से पहले हम लोग पहले बैलेंस शीट के बारे में जानेंगे। बैलेंस शीट भी एक आप लोग के लिए नया टर्म होगा। तो हम जानते हैं पहले कि व्हाट इज़ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट होता क्या है? तो बैलेंस शीट बस इतना आप जानिए कि बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या है एक स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट यह होता है कि उसमें जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उस स्टेटमेंट के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि मेरी जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो सही कंडीशन में है या नहीं, सही कंडीशन में कैसे है उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे एक एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इसमें बैलेंस शीट में जानते हैं कि इस तरह का फॉर्मेट होता है, एक तरफ लायबिलिटीज़ होती है एंड ये अमाउंट है और एक साइड क्या होती है एसेट्स। इट मीन्स कि जो लायबिलिटीज़ है ये भी आप लोग के लिए नया होगा। तो लायबिलिटीज़ जानते हैं कि हम आगे और इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे, अभी बस इतना जानते हैं कि एक साइड लायबिलिटीज़ होती है और एक साइड एसेट्स होता है। तो जो ये लायबिलिटीज़ और एसेट्स का सम होता है इसमें ये बताया गया है कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन है हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जब उसका फ्रेम करते हैं, बनाते हैं अकाउंटिंग, तो इसमें यह बताया गया कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या चीज़ें होती है कि हम अपना या तो खुद का कैपिटल लगाते हैं, उससे स्टार्ट होता है। कैपिटल के साथ साथ कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो कि हम किसी आउटसाइड लायबिलिटीज़ मतलब कि किसी दूसरे से लेकर हम स्टार्ट करते हैं। दो ही चीज़ होती है, सपोज कि हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो अपना खुद का जो स्वयं का कैपिटल होता है, पैसा होता है, उसको लगाते हैं, या तो मेरे पास अगर नहीं होता तो हम किसी से क्या करते हैं, उधार लेते हैं, क्रेडिट करते हैं, उससे लेकर अपने क्या है बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो जो बिजनेस में ये चीज़ें स्टार्ट करते हैं तो उससे हम जो चीज़ें परचेज करते हैं वो मेरा क्या कहलाती है, एसेट्स होती है। अगर बिजनेस स्टार्ट किए तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको यूज करने के लिए चाहिए, जैसे कैश एट बैंक, बैंक में कैश होना चाहिए, डेटर्स, स्टॉक इन ट्रेड, फर्नीचर, मशीनरी, बहुत सारे एसेट्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट होता है, बिल्डिंग होता है, मशीनरी होता है, फर्नीचर होता है, बहुत सारी चीज़ें एसेट्स में होता है। तो ये चीज़ें लायबिलिटीज और एसेट्स का मतलब ये हुआ कि जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में आपको ये देखना है कि हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम अपनी जो कैपिटल लगाते हैं या तो आउटसोर्सेस जो लायबिलिटीज होती है उससे हम लोग क्या है क्रिएट करते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसमें जितने भी अमाउंट्स हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उसको एसेट्स के रूप में हम काउंट करते हैं। अब यही अकाउंटिंग इक्वेशन में हमको समझना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो होता है वो लायबिलिटी और एसेट्स का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर देखने कैपिटल लिखा हुआ है, ये जो कैपिटल है ये लायबिलिटीज और एसेट्स का क्या होता है, सम होता है। इसको हम अभी आगे देखते हैं इसके बारे में। बाकी ये चीज़ जो चीज़ें मैंने बताया अभी आप लोग इसका आई होप कि समझ में आया होगा कि जो बैलेंस शीट होती है बस इतना जानना है कि बैलेंस शीट में हम जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का बैलेंस शीट बनाते हैं तो इससे बस एक उस ऑर्गेनाइजेशन के एक स्थिति, एक सिचुएशन पता चलता है कि इसमें जो लायबिलिटीज होती है और जो एसेट्स होता है दोनों अगर आपस में इक्वल अमाउंट है तब तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन एकदम सही कंडीशन में है, चल रहा है। अदरवाइज अगर लायबिलिटीज और एसेट्स में कोई डिफरेंट है तो इंसॉल्वेंसी के केस में आ सकता है। इट मीन्स कि आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपका कंपनी, आपका फैक्ट्री दिवालिया घोषित हो सकता है बाय गवर्नमेंट। बट अगर यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे कैपिटल मेरे पास क्या है 60,000 है, क्रेडिटर और बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000 का है, टोटल 1 लाख का अमाउंट है, इतना मैंने लगाकर अपना बिजनेस क्या किया, स्टार्ट किया। और कैश एंड बैंक जो 1 लाख है उसमें ये सब सारे जो आइटम्स लिखे हैं इस टोटल मैंने इस पर जो एक्सपेंस किया वो कितना है 1 लाख ही है। ये सारे टर्म इसे तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 लाख और यहाँ पर भी 1 लाख, दोनों अमाउंट क्या है सेम है। जब अमाउंट सेम है तो इसका मतलब जो मेरा बैलेंस शीट है लायबिलिटी और एसेट्स आपस में इक्वल है, तो जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है एकदम सही कंडीशन में है। आगे और हम देखते हैं कि इसके क्या क्या रूल्स हैं, कैसे हम फाइंड करेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं, अब इसके आगे हम देखते हैं। अब यहाँ फ्रेंड्स देखिए आपके सामने एक इक्वेशन लिखा हुआ है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये इक्वेशन एकदम 100% जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उस पर एकदम फिट या सटीक बोले तो बैठता है। जैसे कि जितनी भी एसेट्स होती है वो अपना लायबिलिटी और कैपिटल का सम होता है, जैसा कि अभी हम थोड़ा सा पहले बताए हैं
कि जो एसेट्स होता है, एसेट्स मतलब आप समझ सकते हैं कि मेरी जो संपत्ति होती है, और लायबिलिटी मतलब जो कि हम दूसरे से एक क्या है बारो किए हैं, उधार लिए हैं, उनको इन फ्यूचर उसकी लायबिलिटी हमको क्या करना, चुकता करना, इट मीन्स देना है। और कैपिटल क्या होता है, कैपिटल वह होता है कि विच मनी एक्सपेंड इन बिजनेस स्टार्ट, मतलब ऐसा कोई भी पैसा या हम बोल सकते हैं गुड्स जो लगाकर हम अपना बिजनेस क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी हम गुड्स या पैसे या कैश जो मनी लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। अब ये जो होता है लायबिलिटीज और कैपिटल, अगर हम दोनों को ऐड कर दिया जाए तो मेरा ये क्या कहलाएगा, एसेट्स। एसेट्स में एक एग्जांपल हम बताते हैं, जैसे कि एक मेरा स्कूल है, ठीक। अगर स्कूल है, स्कूल में हम क्या करते हैं कि जब हम एक स्कूल एक तरह से बिजनेस है, स्कूल हम स्टार्ट किए तो उसके लिए क्या पहले चाहिए, अपना खुद का लैंड होना चाहिए। लैंड बन हो गया तो उसके लिए फिर क्या होना चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए। बिल्डिंग हो गई तो उसके लिए उसमें बहुत सारे ऐसे स्टेशनरी के आइटम्स भी होने चाहिए जिसपे हमको क्या ज़रूरत पड़ती है। ये सब सारी चीज़ें हमने क्या किया, परचेज किया, ठीक। परचेज किया, जब हम स्कूल स्टार्ट करें तो इतनी मेरे पास पूंजी नहीं है, कैपिटल इतनी नहीं है कि जिससे कि ये सारा चीज़ें जो मैंने अभी बताया, बिल्डिंग और लैंड और स्टेशनरी सारी को हम अपने खुद के कैपिटल से क्या है परचेज कर सकें। तो हमने क्या किया कि कुछ बैंक से लोन लिया या किसी से हम उधार लिए। तो ये जो उधार लिया और जो मैंने बैंक से लोन लिया, ये अमाउंट प्लस अपना खुद का जो कैपिटल है, ये अगर दोनों को हम सम कर दें, दोनों को ऐड करें तो ये मेरा क्या कहलाता है, एसेट्स। मतलब कि इस समय जो मेरे स्कूल में जितनी भी संपत्ति है, एसेट्स है, वो क्या है मेरी लायबिलिटी और कैपिटल के क्या है, इक्वल है। अब लायबिलिटी में बहुत सारी चीज़ें हमको क्या होती है, आउटस्टैंडिंग होती है, जो कि हमको इन फ्यूचर क्या होना, पेड करना होता है, देना पड़ता है, बट वो मेरा क्या है, एसेट्स ही है। कुछ इसके रूल्स हैं। पहला रूल्स लिखा हुआ है, एवरी ट्रांजेक्शंस हैज़ एटलीस्ट 2 इफेक्ट्स। इसका मतलब हुआ कि हम अगर बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो मेरे पास आती है और कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो मेरे पास जाती है। जैसे हमने क्या किया कि सपोज करो मैंने अपना स्कूल स्टार्ट किया, मैंने 500 फर्नीचर खरीदे, फर्नीचर्स मान लीजिए टेबल बेंच जो था उसको परचेज़ किए। तो अगर हम उसको परचेज करें तो मेरे पास जो टेबल बेंच है आया और मेरे पास से गया क्या, कैश गया। मान लीजिए हम ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था देनी है तो वहाँ पे हमने 4 व्हीलर मान लो 2 मैजिक परचेज़ किया, 2 मैजिक परचेज़ किया तो उसकी मैजिक मेरे पास आई और मेरे पास से क्या गया, कैश गया। समझ लो इसी तरह बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि अगर हम उस पर हम अपना पैसा क्या करें, खर्च करते हैं, तो वहाँ से कुछ चीज़ें मेरे पास आती है और कुछ चीज़ें मेरे क्या जाती है। तो वही 2 इफेक्ट होता है। इट मीन्स कि अगर हम किसी को पैसा देते हैं तो उसके बदले हम कुछ न कुछ क्या होता है, मिलता है। तो एक आता है और एक जाता है, ये 2 इफेक्ट है। दूसरा है कि एवरी एक्सपेंसेस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। अगर जितने भी मेरे पास कैपिटल है उसमें से अगर हम कोई भी एक्सपेंस करते हैं तो मेरे कैपिटल से वो चीज़ें क्या होती है, कटती है। मतलब उतना ही कैपिटल मेरा क्या होता है, कम होता है। अगर हम उसको क्या करते हैं, कोई भी एक्सपेंस होता है तो वो मेरे कैपिटल से क्या होते हैं, डिडक्ट होता है। बट एंड एवरी इनकम विल बी एडेड टू कैपिटल। अगर उस बिजनेस में कोई ऐसा इनकम है अगर आता है तो मेरे कैपिटल में वो चीज़ें क्या होती है, ऐड होती है। ठीक है। अगर हम मान लीजिए बिजनेस स्टार्ट किए, अगर हमको उसमें जब तक एक्सपेंस कर रहे हैं तब तक मेरे कैपिटल से वो चीज़ें क्या होती है, घटती रहती है, घटती रहती है। बट जब उसमें इनकम आना स्टार्ट होता है तो वो चीज़ें मेरे कैपिटल में क्या होती है, इंक्लूड होती चली जाती है। लास्ट थिंग है कि इक्वेशन शुड ऑलवेज बी मैच्ड। मैंने अभी बताया कि जो बैलेंस शीट होता है एक साइड लायबिलिटी होता है और एक साइड क्या होता है, एसेट्स होता है। तो जो लायबिलिटी और एसेट्स का जो 2 कॉलम बताया, दोनों ऑलवेज क्या होना चाहिए, मैच्ड होना चाहिए। मतलब दोनों के अमाउंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जितनी मेरी लायबिलिटीज है वो एसेट्स के क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये मैंने लिखा हुआ है। तो एक मैंने अभी इसके पहले बैलेंस शीट का एक एग्जांपल बताया था जिसमें मेरा एसेट्स क्या था, 1 लाख था, लायबिलिटी 40,000 की थी और कैपिटल मेरे पास 60,000 का था। मतलब हमने 60,000 अपना कैपिटल लगाकर और 40,000 किसी और से बारो किया, उधार लिया, क्रेडिट करके मैंने अपना बिजनेस क्या किया, स्टार्ट किया। तो जो मेरा ये लायबिलिटीज और कैपिटल का सम है ये मेरा क्या है, एसेट्स कहलाएगा। मतलब उस समय उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका एसेट्स कितना होगा, 1 लाख होगा। ठीक है। आई होप कि जो लायबिलिटीज और एसेट्स मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन है इसका मीनिंग आप लोग को समझ में आ गया होगा सीधा सीधा कि जो एसेट्स है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो लायबिलिटी होता है और कैपिटल
उसके इक्वल ही होना चाहिए, न ही उससे कम होना चाहिए, न ही उससे अधिक होना चाहिए। अगर इस सिचुएशन में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी या फैक्ट्री होती है तो उस मतलब कि उस कंपनी या फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन का जो कंडीशन है वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको हम आगे इसका डिस्कशन करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को जो एक छोटा सा एक टॉपिक था आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद हम जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उस ट्रांजेक्शन्स का अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे फ्रेम किया जाता है हम इसके बारे में बताएंगे। पहले छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे हम, छोटा छोटा वीडियो जो है आप लोग देखिए, समझ में आता है तो आप लोग लाइक करिए, अगर नहीं समझ में आता है तो जो चीज़ें नहीं समझ में आती उसको आप लोग कमेंट करके बताएं, उसको हम जब अगले वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम उसको क्या करेंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे या सुधार करेंगे या सही करेंगे, जो भी चीज़ें रहेगी उसको हम करेंगे। अगर ये मेरा वीडियो जो फर्स्ट टाइम जो भी लोग देख रहे हैं, आज क्लास 11 की अकाउंटिंग का फर्स्ट वीडियो है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इस पर जो भी वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपका उससे कुछ ना कुछ हेल्प होगा ही। थैंक यू सो मच।